हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है 2024 के अंदर जून में। तो उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम, इसमें आपसे दो पेपर लिए जाते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। जितने भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं सबके लिए पेपर वन कॉमन होता है और पेपर टू सब्जेक्ट का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इंग्लिश से अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी वाले का हिंदी हो जाएगा, फिलोसफी वाले का फिलोसफी हो जाएगा, लेकिन पेपर वन सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो जो सब्जेक्ट है इसको कैसे डील करना है, इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं पेपर वन के बारे में। देखिए, पेपर वन अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारे चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं ये इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, क्योंकि पेपर वन का जो सिलेबस है उसको हम बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत के अंदर भी वहाँ पर 90 से अबो भी हम स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो किसी भी फील्ड का, सबसे पहले आप उसका सिलेबस उठाइए और उसके सिलेबस आपको पिन पॉइंट याद होना चाहिए कि भई मेरे कौन-कौन से टॉपिक मुझसे पूछे जाने हैं, क्या मेरे एग्ज़ाम में आना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा पेपर वन है इसके सिलेबस की। देखिए, पेपर वन हम इसको बोल रहे हैं लेकिन इस पेपर का जो नाम है इसका नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। जब आप यूजीसी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करोगे उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है कि हम इसमें क्या-क्या पूछेंगे। तो इसमें आपके 10 यूनिट के अंदर पूरे सिलेबस को डिवाइड किया जाता है और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन क्या होता है, 2 नंबर का, जिससे टोटल जो हमारे 100 मार्क्स कवर होते हैं। अब हमें देखना है कि इसमें क्या सिलेबस आता है। देखिए, जो आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इसको क्वालीफाई करने के बाद क्या बनते हैं आप? या तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, या फिर आप पीएचडी वग़ैरह के अंदर जाते हैं, तो आप किसमें जाते हैं? रिसर्च के अंदर जाते हैं। इन 2 पॉइंट से ही हमारा जो सारा सिलेबस है, वो यूजीसी ने पूछा हुआ है कि हमें इनकी जो क्वालिफ़िकेशन, इनमें बच्चे की एबिलिटी कैसे चेक करनी है। तो जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करनी है, टीचिंग। जैसे आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर दिया, आप किसी कॉलेज में प्रोफ़ेसर लग गए, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर लग गए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट बच्चों को टीच करना है। अगर आप पीएचडी वगैरह के अंदर जाते हैं, तो आपको क्या करनी होती है, रिसर्च करनी होती है। तो जो सिलेबस है, उसके अंदर हमारा पहला ही टॉपिक क्या होता है कि बच्चे की ये चेक किया जाए कि उसके अंदर पढ़ाने की एबिलिटी कैसी है, उसकी टीचिंग अक्षमता कैसी है। तो जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो कौन-सा है? टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप सपोज़ करो पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप रिसर्च वर्क करेंगे, तो वहाँ पर हमसे जो टॉपिक पूछा जाएगा वो कौन-सा होगा? रिसर्च एप्टीट्यूड। अब हमारे पास 2 टॉपिक हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा हमारे पास हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड। अब आपको टीचिंग कहाँ करनी है? कॉलेज में। और जो कॉलेज की जो एजुकेशन होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की, उसे हम बोलते हैं हायर एजुकेशन। देखो, हमारे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन का सिस्टम है, तो हम जो 1 से लेकर 5 तक हम बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद जो 6th से 12th है, उसको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है।
और जो 12th के बाद जो एजुकेशन होती है, जो टर्सरी जो तीसरा लेवल है, उसे बोलते हैं हम हायर एजुकेशन। तो जो हमें टीचिंग कहाँ करनी है, रिसर्च कहाँ करनी है, तो उस फील्ड के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो तीसरा जो टॉपिक हमसे एग्जामिनर पूछेगा, वो पूछेगा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब है कि जो जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसकी हमें कितनी नॉलेज है, कि जो हमारे इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसको हम बेहतर बना सकते हैं, आईसीटी का हम इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, एटसेट्रा जो चीज़ें हैं इसमें पूछी जाती है। आज टीचिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ये जो टॉपिक है आईसीटी, ये तो आप किसी भी लेवल का टीचिंग का एग्जाम दो, हर लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम टीचिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, वो चीज़ इसमें हमसे पूछी जाती है। इसके बाद कोई भी टीचर होगा या कोई भी रिसर्च करने वाला जो पर्सन है, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसके अंदर जो नॉलेज है वो उसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर सके। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम दूसरे के जो आइडिया हैं उनको हम अच्छे से समझ सकें और उनको समझा सकें। क्योंकि रिसर्च का जो हमारा काम है वहाँ पर भी कम्युनिकेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, कि आप लोगों से मिलोगे, उनसे आप पूछोगे, रिसर्च करोगे। तो यहाँ पर हमारे अंदर एक और एबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, कम्युनिकेशन का क्या टाइप है, कम्युनिकेट करते समय किन-किन, कौन-कौन सी बाधाएँ आती हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं? जो हमारा मीडिया और सोसाइटी है, उसका क्या रोल है? ये इस टॉपिक के अंदर पूछा जाता है। तो अब आप रिसर्च कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं, तो आपके सामने क्या होगा? बहुत सारा डाटा होगा। रिसर्च में क्या होता है? आपके सामने बहुत सारा डाटा है। अब उस डाटा को क्या करना है? आपको समझना है। इसको क्या बोलते हैं? कम्प्रीहेंशन। या आपके पास बहुत सारा डाटा दे दिया, उसको पढ़ के उसमें से आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, तो इसका मतलब कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि किसी भी डाटा को आप समझ सकते हैं। तो आपकी क्या चेक की जाती है? कम्प्रीहेंशन स्किल चेक की जाती है। कम्प्रीहेंशन का मतलब ही क्या होता है? समझ। इसके अलावा उस डाटा का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? तो अगला जो टॉपिक पूछा जाता है वो कौन-सा होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, इसमें कौन-कौन से पॉइंट, कौन-कौन से टॉपिक, आगे सब टॉपिक कौन-कौन से पूछे जाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम एक बार अपना जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि कौन-कौन से टॉपिक आएँगे, और इस तरीके से देखिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमें सिलेबस रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें माइंड में एक मैपिंग रहेगी कि भई मेरा जो पेपर है वो किस चीज़ का है? मेरा पेपर है यूजीसी नेट का, और उसके बाद मुझे क्या करनी है? टीचिंग, या अगर मैं पीएचडी करूँगा तो मुझे क्या करनी है? रिसर्च। तो एग्ज़ामिनर मुझसे क्या पूछेगा? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग और रिसर्च के लिए हमारे अंदर एक स्किल होनी चाहिए, वो कौन-सी है? कम्युनिकेशन स्किल, वो पूछा जाता है। और आजकल टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ हो रहा है टीचिंग और रिसर्च में, उसके लिए कौन-सा टॉपिक पूछा जाता है? आईसीटी। इसके अलावा हमें पढ़ाना कहाँ है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो उससे रिलेटेड क्या हो गया? वो हायर एजुकेशन। अब हमारे सामने जो बहुत सारा डाटा है, वो डाटा हमें क्या करना है? उसकी हमें समझ होनी चाहिए। डाटा को हम उसके अंदर से कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे जो काम की है, वो हम कैसे निकाल सकें? तो वो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। और जो कम्प्रीहेंशन, वो क्या हो जाएगी? उसकी समझ हो जाएगी। देखिए 7 टॉपिक है, ये इसे ऐसे पूछे जाते हैं। अब कोई भी डाटा समझने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए कि लॉजिकल स्किल, हम किस तरीके से हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी डाटा समझने के लिए देखिए हमारे पास जो हमारी मैथमेटिकल और रीजनिंग एबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है, उसमें से अगर हमारी रीजनिंग अच्छी होगी तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? एनालाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, आईसीटी, मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग एबिलिटी है, वो आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे लो, 5, 7, 10 नंबर का, ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन-सा हो जाएगा? मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी।
इसके बाद जो 9th नंबर हमारा टॉपिक है वो होता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। और जो लास्ट हमारा टॉपिक है, देखिए जो टीचिंग हम कर रहे हैं और जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो हम किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारे पास चारों तरफ जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनकी क्या कर सकें, हम डेवलपमेंट कर सकें। और जो एनवायरनमेंट है उसका हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा साइकोलॉजी के अंदर और उस थ्योरी में कि जो मनुष्य क्या है, वो जो आनुवांशिकता और जो वातावरण है उसका ही क्या है, गुणनफल है, यानी कि उन दोनों का ही उस पर प्रभाव होता है। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है, पीपल पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि इंसान के ऊपर जो ज़्यादातर प्रभाव होता है वो किसका होता है, एनवायरनमेंट का। आपने कहावत सुनी होगी ना, जैसी संगत वैसी रंगत, कि जैसी संगति में इंसान रहता है वैसा ही हो जाता है। तो एनवायरनमेंट का इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो हमें इन टॉपिकों को क्या करना है, डिस्कस। टोटल मिलाकर ये 10 यूनिट हमसे पूछी जाती है। हर यूनिट से आपसे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन, जो 100 मार्क्स का हमारा ये क्या रहेगा, पेपर रहेगा। और ऐसा पेपर है जिसमें आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखिए मोस्टली जो कट ऑफ रहती है वो ये मान के चलिए आप, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, अबाउट अबाउट 60% के आसपास रहती है। यानी कि 100 नंबर हमारा क्या होता है, पहला पेपर, और 200 जो नंबर है हमारा क्या होता है, दूसरा पेपर। यहाँ टोटल मिलाकर 60% का मतलब है कि अगर हम 180 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो हमारा एग्जाम जो यूजीसी नेट का है वो क्या हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है। अब 180 से अंदर, ये 20 से 25 दिन के अंदर यहाँ पर आप पेपर 1 को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो नंबर नंबर लिए जा सकते हैं भाई। ठीक है, बचे कितने नंबर, 90। अब सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन कितने आएंगे, 100। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं। तो अगर आप एक भी ऑप्शन आप पकड़ते हैं, ठीक है, एक भी ऑप्शन अगर आप पकड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है हमारे पास, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, वो कहता है कि भाई 1/4 जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपके ठीक होने की संभावना है। यानी कि 50 जो नंबर है वो आपके, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपके आएंगे। ठीक है, तो अब हमें जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का। यानी कि 100 में से हमें सिर्फ अगर 20 क्वेश्चन हम ढंग से ठीक कर दें तो हमारा पेपर क्या हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है। तो पेपर 1 मैं गारंटी लेता हूँ भाई 15 से 20-25 दिन के अंदर है, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है और आप 90 प्लस का स्कोर इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट में भी मुझे लगता है भाई 1 महीने 50 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेट आराम से मतलब 50 के आसपास क्वेश्चन ठीक किए जा सकते हैं, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा। देखिए ये जो हम क्लास उस बच्चे के लिए डिस्कस कर रहे हैं जिसने अभी यूजीसी नेट का फॉर्म देखा है और किसी ने उसको बताया कि भाई यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर ले, बिल्कुल जो बेसिक स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया भाई, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। देखो आप अपने साथ साथ अब रिमाइंड करो कि हमें क्या करना है सर, टीचिंग करनी है। दूसरा हमें क्या करना है सर, हमें रिसर्च करनी है। तो जो पहला टॉपिक पूछा जाएगा वो कौन सा पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा टॉपिक कौन सा पूछा जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड। और हमें कहाँ पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि वो सेक्टर कौन सा होता है एग्जाम इसका, 1 से 5वीं प्राइमरी, 5 से 12th, जो 6 से 12th है वो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, और जो 12th के बाद जो कॉलेज का है वो कौन सा होता है, हायर एजुकेशन। तो जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, हायर एजुकेशन। पढ़ाने के लिए, रिसर्च करने के लिए हमारी क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होनी चाहिए। तो अगला टॉपिक कौन सा पूछा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल। टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए हमें उसमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है। तो इन्फॉर्मेशन है, और जो ये हमारी टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है आईसीटी, वो पूछा जाता है। उसके बाद रिसर्च में हमें क्या करना होता है, हमारे पास बहुत सारा डाटा है, डाटा को हमें क्या करना है, कंप्रीहेंड, उसकी समझ
हमें पैदा करनी है तो कंप्रिहेंशन का टॉपिक पूछा जाता है। डाटा से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद इन दोनों टॉपिकों के लिए हमारी क्या होनी चाहिए, रीजनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो मैथमेटिकल एंड रीजनिंग और जो लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक पूछा जाता है। जो हम टीचिंग कर रहे हैं और जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं कि ताकि हम क्या कर सकें, जो मानव समाज है इसकी डेवलपमेंट कर सकें। तो जो हमारे पीपल हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी डेवलपमेंट कैसी होगी, ये टॉपिक पूछा जाता है। अब इन टॉपिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक हमें प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि टीचिंग रिसर्च अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो ये सारे भी अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक हैं, कि अब हम इनको किस तरीके से पढ़ें कि कम से कम समय में हम इन टॉपिक को क्या कर पाएँ, अच्छे से कवर कर पाएँ। तो सबसे पहले देखिए, अब ये जो 10 के 10 जो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, इनको डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक लास्ट में पढ़ना है, किस टॉपिक में कितना टाइम लग सकता है उस हिसाब से, और किस टॉपिक के अंदर श्योरिटी है कि अगर ये टॉपिक हमने अच्छे से कर लिया तो एग्जामिनर कुछ भी हमसे क्वेश्चन पूछ ले, हमारे जो मार्क्स हैं हम क्या करेंगे, श्योर, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई हमारे ये नंबर जो हैं वो श्योर हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं भाई इसका जो सिलेबस है उसको और डीपली। देखिए, पढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या होता है, एक जनरल सा ओवरव्यू लेना होता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमें उनमें और गहराई में जाना होता है। जब हमें थोड़ी समझ होने लग जाती है हर टॉपिक की, फिर उसको और डिटेल में पढ़ना होता है। और उसके बाद हम फिर कितने भी मतलब उसके अंदर गहराई में जा सकते हैं। उससे क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि अगर 10 की 10 यूनिट थोड़ी अगर हमने पढ़ ली, सारा हमारे माइंड के अंदर एक मैपिंग है, ओवरव्यू है, तो हम खुद कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई आसान सा टॉपिक है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो, आप सबसे पहले क्या करें, उस एग्जाम का 2-3 दिन तो मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस ही सिर्फ आप याद करो। सिलेबस आपको मतलब, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो जिनका एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई हो जाता है, लेकिन उनको सिलेबस नहीं ध्यान होता कि भई हाँ, ये सिलेबस है। और सिलेबस मतलब आपके इस काम को बहुत हद तक आसान कर देता है। ये मेरा अनुभव है भई, बाकी हो सकता है हर किसी का अलग-अलग हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखिए, इसको टीचिंग का हमें पता ही है भई, मतलब शिक्षण, भई हम जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है कि टीचिंग है। एप्टीट्यूड का मतलब हम एक बार जनरली ये समझ सकते हैं सिंपल शब्दों में इसे समझने के लिए, कि भाई योग्यता, टीचिंग करने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो जो इसके अंदर जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई टीचिंग का मतलब क्या है, कि ये कंसेप्ट क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, कि टीचिंग के थ्रू हमें जो जिसको हम पढ़ा रहे हैं, लर्नर है, उसको हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचानी है, लेवल क्या क्या होते हैं टीचिंग के। ये वो टॉपिक है भाई जो सिलेबस के अंदर सीधे लिखे हुए हैं, लेकिन बाकी इसके अलावा ये टीचिंग जो वर्ड है, इसी के अंदर सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे टीचिंग के जो लेवल है, लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, इसके अलावा फेज हो गए, ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया। ठीक है, इस तरीके के मतलब सब टॉपिक बहुत सारे बन जाते हैं इसमें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, वो जो मतलब सिलेबस के अंदर डायरेक्ट पॉइंट लिखे हुए हैं। और लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर मेमोरी लेवल, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव, ये 3 टॉपिक सिलेबस के अंदर ऐसे के ऐसे लिख के दे रखे हैं। इनके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मॉडल किसने दिए थे और इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, बिल्कुल आसान सी बात है भई, आसान शब्दों में मैं कहूँ तो मेमोरी लेवल वो हो गया कि जैसे कोई चीज़ कई बार क्या होता है, हम बच्चे को कहते हैं भई ठीक है, रट ले, कोई ना, ये क्वेश्चन कोई तरीका नहीं है, रट ले। तब जब हम मैक्सिमम चीज़ों पर को समझने की बजाय रटने पर जब जोर देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा मेमोरी लेवल होता है।
अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है भाई हमारा कंसेप्ट क्या होता हो उसमें क्लियर हो। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम पहले किसी कंसेप्ट को सीख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो भी हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं हम अपना वो कंसेप्ट यूज करते हैं उसमें और अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। ये होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि भाई एक हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा उसको हम जो अलग अलग तरीके से उसको मतलब सोच सकें। ठीक है, इसके अंदर चिंतन हम कह सकते हैं। जैसे ये मतलब लास्ट लेवल का जो ऊपर से ऊपर का जो लेवल होता है उस लेवल की जो टीचिंग होती है रिफ्लेक्टिव, ये सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि भाई बच्चे को अगर आप इमेजिन करना सिखा दें तो उसके बाद उसी को उसके किसी भी टीचर की जरूरत नहीं होती। तो क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे को क्या करते हैं, इमेजिन करना, चीज़ों को मतलब हर तरीके से सोचना उसको सिखाते हैं। ये सबसे भाई घटिया लेवल होता है, किसी भी चीज़ को रट लो। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना। और रिफ्लेक्टिव जो लेवल होता है उसके ऊपर चिंतन करना, यानी कि उसको जो हम कई तरीके से उसको मल्टी डायमेंशन से उन चीज़ों को देख सकें। तो इसके अलावा जो टीचर की जो टीचिंग की इसके अलावा कोई और क्या करेक्टरिस्टिक होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये टॉपिक इसमें हमसे पूछा जाता है। इसके बाद हमें टीच किस को करना है भाई, स्टूडेंट को, जिनको हम क्या बोलते हैं, लर्नर। अब लर्नर है उसके बिहेवियर में हमें क्या क्या चेंज करने हैं। तो जो लर्नर का जो एकेडमिक, यानी कि जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसकी मतलब जो उसका सिलेबस है, जो भी मतलब करिकुलम है वो तो उसको अच्छे से आना ही चाहिए। इसके अलावा जो उसका है सोशल, कि जो लर्नर है हमारा वो समाज में भी अच्छे प्रकार से मतलब एडजस्ट हो, उसका अच्छे से समायोजन हो, वो विकास करना है। कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसके दिमाग का विकास करना है। तो ये टॉपिक इमोशनल, मतलब इमोशनल जो उसका जो ये चारों लेवल है इनकी हमें क्या करनी होती है, डेवलपमेंट करनी होती है। तो लर्नर का एकेडमिक, सोशल और ये जो कॉग्निटिव और इमोशनल, ये जो टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा भाई हर बच्चा, आपने वो तारे ज़मीं पर मूवी में देखा ही होगा कि हर बच्चा अलग है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस ये हमें पता होने चाहिए लर्नर में, कि भाई हर स्टूडेंट एक दूसरे से क्या होता है, अलग है। तो ये टॉपिक इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम आती है, टीचर को क्या दिक्कत आती है, लर्नर को क्या दिक्कत आती है, जो टीचर यूज कर रहा है स्पोर्ट मटेरियल है उसमें टीचर को क्या क्या दिक्कत आती है इस प्रोसेस के अंदर। और इसके अलावा भाई इसमें हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब है कि बच्चे ने क्या सीखा। देखिए, टीचर का काम कहाँ से शुरू होता है, जब बच्चे ने एडमिशन लिया उससे पहले वो अपना होमवर्क तैयार करके आता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखानी है। इसके बाद लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं उसके, जिसमें वो ये चेक करता है कि जो उसने पढ़ाया, यानी कि जो मतलब उसके बिहेवियर में वो जो चेंज चाहता था वो हो पाया या नहीं, उसको इवेल्यूट करना। और इवैल्यूएशन के अंदर आजकल जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, सीबीटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ का मतलब इसके अंदर जो टॉपिक है वो पूछा जाता है। इसके अलावा जो भी मतलब एक दो और सब टॉपिक हैं छोटे छोटे, तो ये मेजर टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये हमें ध्यान होने चाहिए कि भाई ये टॉपिक तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब जैसे जैसे हमारा सिलेबस चलता है तो जो छोटे छोटे और सब टॉपिक हैं वो अपने आप हमें ध्यान रहना शुरू हो जाते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भी रिसर्च का क्या है, मीनिंग क्या है, कि भी रिसर्च होती क्या है। अगर आप पीएचडी में मान लो चले गए तो सबसे पहले रिसर्च होती क्या है। दूसरा, रिसर्च के कौन कौन से मेथड हैं। अब उस रिसर्च को करने के कौन कौन से स्टेप हैं। ठीक है, उसके बाद पीएचडी में आपने सुना होगा कि भी आपको थीसिस लिखनी होती है, आपको आर्टिकल लिखने होते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं। तो उसके अलावा जो अगला जो स्टेप होता है, थीसिस
एंड आर्टिकल राइटिंग। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, और जो थीसिस और आर्टिकल राइटिंग है इसका क्या होता है, फॉर्मेट जो होता है, जैसे हम स्कूल कॉलेज में हमने पढ़ा होगा ना कि जो लेटर लिखते हैं, ठीक है, ऐसे वगैरह जो भी उनकी एक लेटर की प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है कि सबसे पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो उसकी एक बॉडी होती है, इस तरीके से मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। और जो आपने रिसर्च किया उसके अंदर प्रॉपर आप रेफरेंस लिखते हैं कि भाई ये जो मैं बात लिख रहा हूँ, ये मतलब मैंने यहाँ से ली है, इसका ये रेफरेंस है। तो वो चीज़ होती है। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च के अंदर, हमारे एथिक, जैसे कि आपने मान लिया, एथिक्स का मतलब है कि आपकी नैतिक वैल्यू। अगर आपने मान लिया आप पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहे हैं, भाई पंचायती राज का आपका टॉपिक है, तो उसका मतलब आपके अंदर खुद एथिकल वैल्यू होनी चाहिए कि मैं खुद मतलब पूरी इस रिसर्च को करूं। ये नहीं है कि मैंने इधर उधर से कुछ उठा लिया, उनकी लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर दिया और अपनी क्या कर दी, अपनी थीसिस सबमिट कर दी। तो ये जो हमारा टॉपिक है, देखिए सबसे पहले रिसर्च में हमें क्या पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च का मीनिंग क्या है, कितने टाइप की है, इसके अंदर रिसर्च के कौन कौन से मेथड हैं, इसको करने के लिए स्टेप कौन कौन से हैं कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमें थीसिस लिखनी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और जो उसका फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा है, रिसर्च का जो हमारा एथिक्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो अगला हमारा टॉपिक था वो कौन सा था, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर वह सबसे पहले जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे इंस्टीट्यूट थे, जो नालंदा यूनिवर्सिटी और जो हमारी प्राचीन यूनिवर्सिटियां थी, बाहर से मतलब इंडिया इतना फेमस था कि बाहर से लोग पढ़ने आते थे। तो प्राचीन जो समय में जो हमारे देश में शिक्षा पद्धति कैसी थी, कौन कौन से फेमस इंस्टीट्यूट थे, तो उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। एंसाइंट जो हमारा टाइम था उसके इंस्टीट्यूट। इसके बाद फिर जब अंग्रेज आ गए तो उसके बाद कैसे कैसे मतलब जो आज का जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो जो इसका इवोल्यूशन पढ़ना है हमें। इसके अलावा भाई इस सेक्टर के अंदर हमें क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो अगला हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था, हमारा कम्युनिकेशन। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हमें उसका क्या पता होना चाहिए, मीनिंग। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। कम्युनिकेशन के अंदर जो हमने सबसे पहले बात की थी कि भाई इस टॉपिक में से क्या पूछा जा सकता है, कि भाई इस टॉपिक में हमें क्या करना है, कि जो टीचर हैं और जो रिसर्च जो करने वाले हैं उनके जो बैरियर को दूर करना है हमें। तो जो कौन कौन से इसके अंदर बैरियर होते हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, वो पूछा जाता है। इसके अलावा जो मीडिया और सोसाइटी है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, आप थोड़ा-थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे ना, आपको सिलेबस इसमें आपको मतलब ध्यान आता रहेगा कि हाँ, बिल्कुल आसान से आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा आईसीटी, ठीक है? इसके अंदर हमें क्या होना चाहिए, जनरल सी जो टर्मिनोलॉजी है उनका पता होना चाहिए। कुछ एक एब्रिविएशन होती है कि जैसे यूएसबी का क्या मतलब है, और जो छोटी-छोटी मतलब डेफिनेशन। इसके अलावा जो इंटरनेट है वो आपको भई उसके बारे में यूज़ करना भी आना चाहिए और पता होना चाहिए कि भई मेल हम कैसे भेज
मेल के बारे में पता होना चाहिए। आजकल ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो इसका पता होना चाहिए कि कोई भी रिसर्च का कोई भी टॉपिक है या कोई भी टीचिंग में हमें कुछ करना है, तो भई हम एक जगह से बैठकर कैसे मतलब दूसरे मतलब किसी औरों जो बंदे हैं उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक टॉपिक इसमें पूछा जाता है। बिल्कुल जो सिंपल सा टॉपिक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक तो आप मतलब अच्छे से पढ़ लो क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक था, वो था कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन में क्या होगा, ये वही फ्री के नंबर हैं, मतलब ये मान के चलो ये 10 नंबर फ्री के, आपके 90 नंबर का ही पेपर है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। आपको वो पढ़ के और उसमें से मतलब उनको आंसर देना है कि भई इसके अंदर ये बात की गई थी। इसमें शायद 1 या 2 क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बिल्कुल आसान सा मतलब ये होता है। इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है भई। यहाँ आपके पास एक डाटा दिया होगा, जैसे कई बार क्या होता है पाई चार्ट बना देते हैं, कई बार क्या होता है आपके सामने टेबल बना देते हैं इस तरीके से, या फिर आपके सामने ग्राफ बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई पाई चार्ट जो भी ग्राफ इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भाई इस टॉपिक को जो सॉल्व करने के लिए ये जो टॉपिक पूछा जाता है, आपकी मैथमेटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। और मैथमेटिक्स में और कुछ ना आता हो तो हमें 2 टॉपिक्स का तो ज्ञान होना ही चाहिए, परसेंटेज और दूसरा रेशो। इनकी अगर हमें बेसिक नॉलेज है तो ये टॉपिक हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो देखो हमें आगे जो मैथमेटिकल एबिलिटी है उसमें भी सीखना पड़ेगा। तो परसेंटेज और रेशो हमें अच्छे से सीखना होगा। बिल्कुल मतलब 2-4 दिन का काम है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक है नहीं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा मैथमेटिकल एंड जो रीजनिंग एबिलिटी है, उसमें कौन-कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं? देखिए जो मैथमेटिकल जो एबिलिटी है उसके अंदर आप ये मान के चलो डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें क्या पढ़ना है? परसेंटेज, वो हमें यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमें रेशो, लॉस एंड प्रॉफिट, एसआईसीआई। देखिए ये टॉपिक ज़्यादा मतलब डीप लेवल पर नहीं, थोड़ी-थोड़ी इनकी समझ होनी चाहिए। और मतलब मैं आपको इस तरीके से करवा दूँगा ये टॉपिक बिल्कुल कम टाइम में कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहाँ पर हो जाएँगे। इसके बाद जो हमारा एवरेज और एक जो टाइम वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा बच्चे की देखो बेसिक कैलकुलेशन स्किल तो होनी चाहिए, जो स्क्वायर वगैरह है उनका उसको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो ये हम डिस्कस कर लेंगे, सारी आसान सी चीज़ें हैं। रीजनिंग के अंदर देखो फ्री के जो नंबर होते हैं रीजनिंग एबिलिटी में, एक तो आपने पढ़ाई होगा लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़। बेसिकली ये मतलब टोटल मिलाकर कोडिंग डिकोडिंग का सा ही पार्ट होता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि कैट को हमने लिख दिया, इसके बाद हमने पूछ लिया कि डॉग का कोड क्या होगा। तो ये 3 नंबर एक साथ इस तरीके से हम निकाल लेंगे। मतलब एक मतलब बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग, ये वो टॉपिक होते हैं भाई जो अगर आपको आपको पढ़ने की ज़्यादा सी इनको ज़रूरत होती नहीं, वहाँ पर आप आसानी से मतलब हर बच्चा इनको कर लेता है। इसके अलावा एनालॉजी,
इसके अंदर जो करने वाले टॉपिक हैं वही रीजनिंग के पार्ट में जो हमें पहले करने हैं, एक कैलेंडर, 15 से 10 मिनट का टॉपिक है सारा, जिसमें आपका क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इसके बाद क्लॉक, इसके बाद कुछ एक और छोटे-छोटे टॉपिक है जैसे क्यूब, क्यूबॉइड एटसेट्रा भी हमें पढ़ लेने चाहिए और ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन रीजनिंग के ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा 9th टॉपिक है वो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। ये टॉपिक भाई जिन बच्चों को आता है उनके लिए बड़ा आसान है और कई बच्चों को ये बड़ा टफ लगता है टॉपिक, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं अगर हम बिल्कुल कंसेप्ट को अच्छे से इसमें अगर समझ जाएं तो। इसके अंदर क्या होता है, जैसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन हो गए कि आपने कोई अगर एग्जाम दिया हो तो कि सभी सेब संतरे हैं, सभी संतरे मेज हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो आर्ग्यूमेंट और इन्फेरेंस के जो क्वेश्चन आते हैं कि आपके सामने कोई मतलब दो आर्ग्यूमेंट होंगे और उनके मतलब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जनरल क्या होता है, अगर हम अपना भी दिमाग यूज करें उन मतलब क्वेश्चन को पढ़ के तो भी मतलब आसानी से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसके बाद एक यहाँ थोड़ा सा समझने वाला जो एक टॉपिक है वो अनुमान का टॉपिक है, वो हमें समझना होता है। टोटल मिलाकर भई ये थोड़ा-सा समझने वाला टॉपिक है, लेकिन एक बार समझने के बाद यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि भई मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आराम से ठीक हो जाते हैं और अच्छे से हम समझ लें तो जो जो 500 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है पीपल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट के टॉपिक पर भाई सीधी-सीधी सी बात है। ये और दूसरा ये लिख भी लो चाहिए जो टॉपिक है टीचिंग के लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आईसीटी, मैथमेटिकल और जो रीजनिंग एबिलिटी और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट का टॉपिक हर टीचिंग एग्ज़ाम में आपसे आएगा। एनवायरनमेंट के अंदर आप खुद ही सोच के देखो इस टॉपिक में क्या पूछ सकता है एग्ज़ामिनर। आज सबसे बड़ी समस्या कौन-सी है? पॉल्यूशन। तो जो सोइल पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, ये टॉपिक हो गए। इनको मतलब हम दूर करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, क्या-क्या इनिशिएटिव रह रहे हैं हमारे क्लाइमेट को बचाने के लिए, हमारी जो बायोडायवर्सिटी है उसको बचाने के लिए, तो वो टॉपिक हो गए। इसका मतलब कि जो ह्यूमन है, जो पॉल्यूशन है, ये जो पॉल्यूएंट है, इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो टॉपिक हो गया। ठीक है? जो पीपल है उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये हो गया। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है, मिलेनियम डेवलपमेंट और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये टॉपिक हो गया सतत विकास का। और इस तरीके के 1-2 और छोटे-छोटे इसमें सब टॉपिक हैं, ये पूछे जाते हैं। अब हमारे सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने सिलेबस समझ लिया। अब हमें एक ओवरव्यू है कि भई इस टाइप के से इसके अंदर टॉपिक होते हैं कि हमें ये पढ़ना है। अब मेरे पास है सर 40 से 45 दिन। अब मैं कौन-सा टॉपिक पहले पढ़ूँ ताकि मैं 90 प्लस के आस-पास पहुँच जाऊँ? तो देखिए सबसे पहले जो पहला टॉपिक है कम्प्रीहेंशन। आप किसी भी बुक में 2 से 4 कम्प्रीहेंशन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप करके देखोगे, तो वो आइडिया आपको हो जाएगा कि भई इसको कैसे सॉल्व करना है। ज़्यादा इसके अंदर बर्डन लेने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं आपसे कहूँगा कि आप पढ़ो इसके अंदर कौन-सा, दूसरा पढ़ो आप मैथमेटिकल, मैथ और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है। आपको मुश्किल से 10 से 12 दिन इस टॉपिक में थोड़ा-थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और जो टॉपिक आपके सामने लिखे हैं, उनका एक मतलब जनरल आपको समझ अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। 2 फ़ायदे, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा श्योर शॉट उसका आंसर होगा। अगर हमें आता है तो ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा और दूसरा ये टॉपिक आगे कोई भी एग्ज़ाम हम देंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जो आईसीटी ये उसके अंदर पूछे जाने ही हैं। तो हमें इस टॉपिक को क्या करना है, अच्छे से करना है। तो 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ ठीक हो गए। इसके अलावा इसी टॉपिक पर रिलेटेड जो हमारा अगला जो आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन, तो 5 हमें नंबर कहाँ मिल गए, वहाँ मिल गए। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है भई हमें लॉजिकल रीज़निंग का।
इस टॉपिक को अगर आपको थोड़ा-सा टफ लगे तो आप इसको लास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इन टॉपिक पर फ़ोकस करना है। इसके बाद जो हायर एजुकेशन का टॉपिक है वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, मतलब 8 से 10 घंटे का जो टॉपिक है सारा, और ऑलमोस्ट मतलब क्वेश्चन उसके अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं सारे, कि भई ये यूनिवर्सिटी फलाना टाइम का ये एक्ट था, चार्टर एक्ट था, मैकाले जो भी था, मतलब बिल्कुल आपको फैक्चुअल जो सब कुछ है उसके अंदर, तो वो टॉपिक आप कर सकते हैं इसके बाद। इसके बाद आईसीटी का टॉपिक कर सकते हैं भई, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं उसके अंदर हमारी पड़ी हुई हैं। लेकिन आजकल देखो आईसीटी का जो टॉपिक है ना, पिछले काफ़ी टाइम से टफ क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये ना मान के चलो कि भई 2-3 दिन में जो जनरल ओवरव्यू लेने के बाद एक बार आप इसको ऊपरी सतह पर पढ़ सकते हैं। सिलेबस पूरा होने के बाद इन डिटेल उसको पढ़ा जा सकता है। उसके बाद जो रिसर्च का जो टॉपिक है, उसे पढ़ा जा सकता है भई, रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके बाद जो कम्युनिकेशन, इसमें से आप इन टॉपिक को आगे पीछे भी रख सकते हैं भई, जैसे आईसीटी की जगह आपने कम्युनिकेशन पहले पढ़ लिया, तो कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद जो हमारा पीपल एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक है, और लास्ट में आप भाई ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं कहूँगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसको आप लास्ट में रख सकते हैं। क्योंकि टीचिंग के अंदर इसमें ये मान के चलो, मतलब बहुत सारा पोर्शन, मतलब बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं यहाँ पर। तो ये मतलब ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब बिल्कुल कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं। उसके बाद एक बार धीरे-धीरे हमारा मतलब ये सिलेबस कवर होता जाएगा, उसके बाद हम धीरे-धीरे इन टॉपिक पर अपनी कमांड बना लेंगे। एक बार जब सारा सिलेबस हो जाएगा, तो मॉक टेस्ट दोगे और आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे, तो हम इनमें मतलब और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था भाई सिंपली हमारा सिलेबस। कैसे इसमें हम मतलब स्कोर अपना कर सकते हैं 90 प्लस। तो ये तरीका रहेगा, देखिए 5, 10, 15, और ये मतलब कि 20-30 जो नंबर हैं वो तो बिल्कुल 5 से 4 दिन में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो 1 महीने में हम यहाँ पर अपनी क्लासों को भी इस तरीके से अरेंज करेंगे कि भई मैक्सिमम हम अपना क्या कर सकें, सिलेबस कवर कर सकें। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कल की क्लास से हम आगे के जो टॉपिक हैं उनको हम कंटिन्यू करते हैं। कल जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हम हायर एजुकेशन। हम 2 क्लासें हर रोज़ करने की कोशिश करेंगे भई। एक क्लास में जो ये हमारा टीचिंग, रिसर्च, हायर और कम्युनिकेशन के टॉपिक है, और दूसरे में ये जो बचे हुए जो टॉपिक हैं, जो मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड, उनको करेंगे।